ओके जी। सो हमारी एपीआई अभी दो किस्म की रिक्वेस्ट्स को एंटरटेन कर रही है। एक है गेट रिक्वेस्ट। जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगी तो जो भी डेटा होगा, चाहे वो यहाँ पे हमने टेम्परेरी अरे बना के सेव की हो, चाहे हम अपनी एपीआई के अंदर फिर किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करके वहाँ से डाटा मंगवा रहे हों। दूसरा एंड पॉइंट ये कर रहा है कि हम यूज़र से डाटा ले रहे हैं और अपनी बैकएंड पे इस एंड पॉइंट पे उस डाटा को रिसीव कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, इसी डाटा को वापस क्लाइंट को भेज रहे थे, विच इज़ नॉट द रियलिस्टिक यूज़ केस। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी डाटा यूज़र से रिसीव करेंगे उस डाटा को डाटाबेस में भेजेंगे। और इसका जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग कि यहाँ पे कोई फॉर्म बन सकता है, यहाँ पे फाइल अपलोड हो सकती है, यानी अपलोड का बटन बनाएं, अपलोड एक्सेल फाइल करें और वो पूरी की पूरी एक्सेल फाइल हमें कहाँ रिसीव हो जाए, हमारे इस एंड पॉइंट पे यहाँ पे रिसीव हो जाए। फिर उस एक्सेल फाइल के डाटा को किसी डाटाबेस में भेजें, गूगल शीट्स पे भेजें, किसी दूसरे बंदे को सेंड करें, जो मर्ज़ी करें वो कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर दें, वो सारा कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। सो द प्राइमरी एजेंडा इज़ कि यहाँ से हमने क्या करना है, डाटा को डाटाबेस में भेजना है। और डाटाबेस के लिए देर आर मल्टीपल चॉइसेस कि आप बहुत सारे अक़साम के डाटाबेसेस यूज़ कर सकते हो। कुछ डाटाबेसेस यानी डाटाबेसेस की प्राइमरली दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस, एक को हम कहते हैं नॉन रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, यानी रिलेशनल डाटाबेस कौन सा होता है, जिसे हम आरडीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेस या आरडीबी स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, और टेबल बेसिकली क्या होता है, टू डायमेंशनल डेटा, यानी रोज़ और कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स। फेमस मिसालें या फेमस एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, MySQL है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पोस्टग्रेस है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, PostgreSQL, और इसके अलावा ओरेकल है, बहुत सारे हैं। मतलब ये सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जो कि ट्रेडिशनली थोड़े से पुराने हैं। दूसरा हमारे पास है NoSQL डेटाबेस। NoSQL का मतलब ये है कि स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ जेसन एंड की वैल्यू पेयर, MongoDB और कैसेंड्रा, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। ये दो फेमस ऑप्शन हैं। अगर आप RDB करते हैं तो RDB को SQL डेटाबेस भी कहते हैं। SQL डेटाबेस का मतलब, पहले तो मैंने ये बता दिया है कि इसको SQL इसलिए भी बोलते हैं कि इस टाइप के डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज चाहिए, यानी एक और नई लैंग्वेज सीखनी है आपको, जिसे हम SQL बोलते हैं। तो डेटा रीड करने के लिए भी SQL चाहिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए, डेटा राइट करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए, और डाटा की फिल्टरिंग वगैरह के लिए, और बहुत सारे और ऑपरेशन हैं परफॉर्म करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज चाहिए। सो वी कांट अफोर्ड टू लर्न अनदर लैंग्वेज। हम नई लैंग्वेज सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, देर आर वेज़, इंटरमीडिएट वेज़ के जिससे हम लैंग्वेज सीखे बगैर बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर लें और उसको भी लेवरेज कर लें। बट वी विल टॉक अबाउट NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस के बारे में हम क्यों बात करेंगे, इस टाइप के डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ जेसन, विच इज़ अ वेरी फेमस फॉर्मेट विच वी ऑलरेडी आर फेमिलियर विद। तो हमें कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम JSON डाटा से वाकिफ़ हैं। यही JSON डाटा एज इट इज़ जाके हम किधर स्टोर कर देंगे, NoSQL डेटाबेस में। सो NoSQL डेटाबेस में हम यूज़ करेंगे प्राइमरीली MongoDB। तो वैसे इसकी बहुत सारी और भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं NoSQL की, क्या क्या तारीफ़ें हैं वो सारी हम थ्योरेटिकल में नहीं जाना चाहते, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बट फील फ्री टू गो टू द MongoDB और MongoDB में जाके इसकी सारी तारीफ़ें पढ़ लें, कौन कौन सी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़, डाटा कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं MongoDB को डाटा स्टोरेज के लिए। और डाटा स्टोरेज MongoDB में इस फॉर्म में स्टोर होता है जो भी आपने देखा है, काइंड ऑफ लाइक दिस, इट्स जस्ट लाइक अ JSON फॉर्मेट। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा मतलब तकरीबन 10-15 मिनट में ये डाटाबेस सारा समझ आ जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि MongoDB की क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। बट द प्राइमरी थिंग इज़ वाई डू वी सेलेक्ट एक्चुअली NoSQL डेटाबेस टू लर्न, बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर, इट्स जस्ट लाइक अ JSON फॉर्मेट। हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा रोटेट करेंगे, डाटाबेस से लाएंगे, डाटाबेस में भेजेंगे, जो भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग MongoDB विच इज़ NoSQL डेटाबेस। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल सेम तरीका है, इसके फ़ौरन बाद हम SQL का तरीका भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कि हम कैसे डेटा टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि रियल टाइम में जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं यू नेवर नो कि उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो MySQL यानी SQL बेस्ड डेटाबेस यूज़ कर रही है या NoSQL बेस्ड डेटाबेस यूज़ कर रही है। बट दीज आर द टू कैटेगरीज और उनमें फ़र्क क्या है। सादा तरीन रिलेशनल डेटाबेस, या रिलेशन कहते हैं टेबल को, यानी टेक्निकल ज़ुबान में एक टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है। ठीक, और रिलेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
और नो एसक्यूएल का मतलब है इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स या जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डेटाबेस को कॉल भेजनी है, तो उसके लिए पहले आपको डेटाबेस का समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज। पहले आप सबसे पहले ये करेंगे कि मोंगोडीबी डेटा जो है वो डाउनलोड करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से आपको कम्युनिटी एडिशन में जाना है, यानी ये mongodb.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स पे जाके mongodb कम्युनिटी एडिशन, और यहाँ से आपने क्लिक करना है डाउनलोड कम्युनिटी एडिशन, और यहाँ से आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज़ x64 है, ऑटोमेटिकली इसने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लिया। मैं डाउनलोड करूँगा तो मेरे पास एक एक्जी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देगी, तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे क्विकली नेक्स्ट 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 करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। वंस डाउनलोडेड व्हाट वी नीड टू डू इज़ के इंस्टॉल भी कर लिया हमने। तो अब ये जो मोंगोडीबी है ना, ये कमांड लाइन डेटाबेस है, यानी इसमें जितने काम भी होते हैं वो कमांड्स के थ्रू होते हैं। आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस डिलीट करना है, डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कलेक्शन डॉक्यूमेंट वो भी बताता हूँ, यानी जो कुछ भी करना है कमांड लाइन से करना है। तो मसला तो फिर वही आ गया कि हमने एसक्यूएल से बचे थे कि नई लैंग्वेज ना सीखनी पड़े, तो मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करने के लिए हमें फिर कमांड्स की ज़रूरत है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, जब ये आप मोंगोडीबी इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ एक GUI टूल ऑटोमेटिकली आता है जिसको हम कहते हैं मोंगोडीबी कंपस, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक कंपस का ऑप्शन भी दे रहा है। तो बेसिकली कंपस क्या है, एक ऐसा GUI टूल है जो ग्राफिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। ग्राफिकली का मतलब यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी कमांड्स, जस्ट क्लिक एंड प्ले करें उसके साथ। तो मेरे पास ऑलरेडी मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैं बाकी जितने भी जावास्क्रिप्ट वाले बैचेज़ हैं, मंथ स्टैक वाले बैचेज़ हैं, उनमें भी मोंगोडीबी पढ़ाता हूँ। तो जब मोंगोडीबी आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास नहीं इंस्टॉल, तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप जहाँ पे मोंगो लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा मोंगोडीबी कंपस, ठीक है। तो मोंगोडीबी कंपस डेटाबेस नहीं है, बल्कि ये एक GUI टूल है जो हमें यूज़र इंटरफेस देता है और बिहाइंड द सीन जाके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। सो मैं इसे ओपन करता हूँ, मोंगोडीबी के सर्वर पे चलता है, ठीक है। यानी ये मेरा जो लोकल कंप्यूटर ना, इसको ये बतौर सर्वर ट्रीट कर रहा है, और ये चल रहा है लोकल होस्ट 27017, इस पोर्ट पे चलता है। जब आप मोंगोडीबी का इंटरफेस ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का लगेगा। यहाँ पे मेरे पास एक लोकल होस्ट आ रहा है, आपके पास होपफुली ये ना आए, क्योंकि आपने जब पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो आपने सिंपली यहाँ जाना है कनेक्शन से, और यहाँ पे अगर कोई कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन हो, या यहीं पे यानी इस तरह की लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपने यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करना है, आपके पास फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेरे पास इस तरह का इंटरफेस फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं आया कि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा इसके साथ काम कर चुका हूँ। जब इस तरह का इंटरफेस है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये ऑटोमेटिकली कहेगा जी कि मैं इस पोर्ट पे इस URL पे DB चला रहा हूँ। ये एड्रेस नोट कर लेना है, mongodb://localhost 27017। मोंगोडीबी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इसी पोर्ट पे इसी URL पे चलता है, ठीक। जैसे हमारी एप्लीकेशन लोकल सर्वर पे चल रही है ना, 127.0.0.1:5000, ये लोकल होस्ट पे चल रही है। बिल्कुल इसी तरह मोंगोडीबी भी लोकल होस्ट पे चलेगा, लेकिन पोर्ट कौन सी यूज़ करेगा, 27। वो 5000 यूज़ कर रहा है, ये 27017 यूज़ कर रहा है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है या सेव एंड कनेक्ट करना है। तो जो ही सेव एंड कनेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल, ये 3 डेटाबेसेस बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आ जाएंगे। इनके साथ आपने नहीं छेड़ना है, ये चौथा मैंने बनाया। तो जब आप ये काम करेंगे ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके या यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया डेटाबेस बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप मैट्रिक्स में जाएंगे, या यहाँ पे जाके आप कलेक्शन है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कहीं भी वो शो नहीं कर रहा डेटाबेस, इंपोर्ट कनेक्शन और एक्सपोर्ट कनेक्शन, डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन कहीं भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो जब आप वेरी फर्स्ट टाइम इसे रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेलकम विंडो के अंदर आपको देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इसलिए मुझे वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा। बट इनफैक्ट अभी जाके इंस्टॉल कीजिएगा, जब कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा, आई विल गाइड यू थ्रू। सबसे पहले ये आपको खुद पॉपअप करेगा कि जी क्रिएट योर डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन यू वांट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली यू नीड अ डेटाबेस, यानी ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड वे है कि आप डेटाबेस में डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो इस लिस्ट में आपका अपना क्रिएटेड डेटाबेस भी आ जाएगा, विच इन माई केस इज ई-कॉमर्स, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है जी कि लोकल होस्ट पे मेरा एक डेटाबेस है जिसका नाम क्या है,
ई कॉमर्स है। ठीक, नाउ लेट मी गो टू एंड टेल यू समथिंग अबाउट MongoDB फर्स्ट। जब आपने MongoDB इंस्टॉल कर लिया तो MongoDB में पहला स्टेप ये है कि आपको बनाना है डेटाबेस। तो NoSQL डेटाबेस में मैं दो चीज़ों में कंपेयर करके आपको बता दूं। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा SQL डेटाबेस। इससे पहले कभी आपने SQL या NoSQL डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट किए? कभी नहीं किया? ओके। जो एक्सेल है ना, एक्सेल को यूँ समझे कि ये SQL डेटाबेस है। बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। लेकिन एक्सेल की लिमिटेशन है, मतलब 65,000 है या 70,000 है या 1,00,000 है, तो डेटाबेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जितनी मेमोरी है आपके पास, जितनी सर्वर के अंदर स्पेस है, आप उतना डेटा उसके अंदर खींच सकती है। एक्सेल की दूसरी लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा पे जो ऑपरेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एक्सेस, डाटा ऑपरेशंस बहुत टाइम लेते हैं, बहुत कॉस्टली भी होते हैं। जबकि डेटाबेसेस में ये नहीं होता, ये सारा काम बहुत मतलब डिसेंट। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सारे के सारे अपना डाटा कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, या किसी NoSQL डेटाबेस पे या किसी SQL डेटा पे। तो SQL वर्सेस NoSQL ज़रा ये सुनिएगा क्या होता है। SQL में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और टेबल्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। और यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। ठीक है, तो मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं किसी ई कॉमर्स का डेटा इस टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे करूँगा जी कि प्रोडक्ट ID, यानी मैं कहूँगा जी कि इस कॉलम में PID स्टोर होगा, इस कॉलम में मैं कहूँ जी कि P टाइटल यानी प्रोडक्ट का टाइटल या नेम, और इस कॉलम में मैं सपोज़ करता हूँ जी कि P डिस्क्रिप्शन, इस कॉलम में मैं सपोज़ करता हूँ जी कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और इस कॉलम में मैं देखता हूँ जी प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। गॉट इट? जस्ट लाइक एक्सेल। अब मुझे यहाँ पे लेना है जी, फॉर एग्जांपल ये है 1, ये है 2, ये है 3। प्रोडक्ट का टाइटल मिसाल के तौर पे मुझे लेना है जी वॉच, इधर लेना है जी मिसाल के तौर पे मुझे क्लॉथ, और इधर लेना है मुझे एनीथिंग लाइक माउस, कोई भी मिक्स। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन आ सकती है DSC1 इन डिस्क्रिप्शन 1, यहाँ पे कुछ भी आ सकती है DSC2, यहाँ पे आ सकती है जी DSC3, यहाँ पे इसकी प्राइस आ सकती है मिसाल के तौर पे 3,000, इसकी प्राइस आ सकती है मिसाल के तौर पे 2,000, और इसकी प्राइस आ सकती है मिसाल के तौर पे 1,200, और यहाँ पे इसकी स्टॉक यानी क्वांटिटी 12 है, इसकी 10 है, और इसकी 30 है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन SQL डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, कॉलम्स और रोज़। एक रो जो है वो एक पूरे के पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर आप इस रो की बात करें तो ये पूरी की पूरी रो के किसको शो करेगी? एक रिकॉर्ड, यानी एक प्रोडक्ट के कंप्लीट रिकॉर्ड को। तो ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड। तो जो भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? रोज़ को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को आप प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये पूरा का पूरा रो एक रिकॉर्ड को एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्रोडक्ट का एक एट्रीब्यूट है, उसकी ID। ये प्रोडक्ट का दूसरा एट्रीब्यूट है, उसका नेम। ये प्रोडक्ट का तीसरा एट्रीब्यूट है, ये चौथा एट्रीब्यूट है। कॉलम वाइज जो भी डेटा ग्रो कर रहा होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूट। रो वाइज जो डेटा ग्रो होता है उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। एक रो पूरे एक पर्सन के, एक प्रोडक्ट के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इन SQL डेटाबेस। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। हमेशा जो भी डाटा पढ़ेंगे आप, ओरेकल पढ़ें, MySQL पढ़ें, SQL लाइट पढ़ें, पोस्टग्रेस पढ़ें, जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं वो डेटा को मैनेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर कॉम्प्लेक्स डाटा क्या होता है? अगर दो टेबल्स हैं तो दोनों टेबल के दरमियान फिर उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। रिलेशन और रिलेशनशिप में फ़र्क होता है। सो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इधर प्रोडक्ट का डेटा है तो इधर कैटेगरी का डेटा है, हर कैटेगरी हर प्रोडक्ट से लिंक होगी वगैरह वगैरह। इस तरह मल्टीपल टेबल हो सकते हैं।
तो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, एंड इफ़ देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा तो देर कैन बी मोर देन वन टेबल्स दैट आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। क्लियर। अब आते हैं नो एसक्यूएल। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? नो एसक्यूएल के साथ। नो एसक्यूएल के साथ यही डेटा अगर मुझे स्टोर करना है तो उस डेटा को स्टोर करने की कन्वेंशन डिफरेंट होगी, स्टोर डेटा ही होगा, तरीका डिफरेंट होगा। और वो तरीका क्या होगा? लेट्स चेंज द कलर एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि ये जो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है ना, एक रो जिसे बोलते हैं, ये नो एसक्यूएल में रिप्रेजेंट होगा एक ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टार्ट होता है या पाइथन में कैसे स्टार्ट होता है? डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी लाइक की वैल्यू पेयर इनक्लोज्ड इन अ करली ब्रैकेट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? पी आई डी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसको आप यूँ कह लें और इसको आप यूँ कह लें और इसको आप यूँ कह लें, फिर कॉमा के साथ। दूसरी क्या होगी? पी टाइटल और उसे कह दें जी के वॉच। तीसरी क्या होगी? पी डिस्क्रिप्शन, और पी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? कुछ भी, DESC1। और चौथी क्या होगी? प्राइस, और प्राइस क्या होगी? मिसाल के तौर पे 2000 या 4000 जितनी भी है। और आखिरी क्या होगी? STOCK12। और इसके नीचे आके सिंपल व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि ये एक डिक्शनरी कंप्लीट होगी। गॉट इट? ये नो एसक्यूएल जिसको मैं मोंगो डीबी भी बोल सकता हूँ, मोंगो डीबी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, MDB। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी किस फॉर्म में? जस्ट एन ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, अ डिक्शनरी की तरह का दिखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन ये पाइथन में ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी कहलाएगा। मोंगो डीबी की टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। यानी एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखने वाली चीज़ मोंगो डीबी की ज़ुबान में क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट। एंड डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे ये पूरी एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहीं पे रो का जो अल्टरनेट है वो डॉक्यूमेंट है, और एक डॉक्यूमेंट एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? इसी तरह अगर दूसरा डॉक्यूमेंट है, यानी यहाँ जैसे दूसरी रो है, तो ये इसी तरह का ये स्ट्रक्चर अलग, यानी दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके अंदर यही वाली वैल्यूज़ आएंगी PID, लेकिन आगे वैल्यू चेंज हो जाएगी 2। सिमिलरली मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा, इट टेक्स मोर टाइम, बट दिस इज़ द वे इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंट। कॉमा डाल के अगर तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर ये करली ब्रैकेट होगी और करली ब्रैकेट क्लोज होगी और अंदर यही चीज़ें होंगी। तो जैसे 1 2 3 ये रोज़ मेंटेन हो रही हैं, नो एसक्यूएल में क्या मेंटेन हो रही हैं? डिक्शनरीज आर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? अब एक ऑब्जेक्ट को मैं डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है और ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। तो ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं? जैसे ग्रुप ऑफ रोज कंबाइन टू मेक अ टेबल, तो वैसे ही ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब हो जाएं तो उनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिस्ट वाली कन्वेंशन यूज़ होती है, विच इज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की तरह नहीं दिख रहा पाइथन में। तो ये जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मोंगो डीबी की ज़ुबान में इसे हम बोलते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं? तो अब इसको यूँ डिफाइन करें कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन। डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कंबाइन टू मेक अ डॉक्यूमेंट एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन। तो जब ये जैसे ये एक से ज़्यादा टेबल मिलके, ये एक टेबल था, ये दूसरा टेबल था और ये तीसरा टेबल था, तो मल्टीपल टेबल्स कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। तो इसी तरह यहाँ भी अगर 3 कलेक्शंस बन जाएं तो तीनों कलेक्शंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। तो जिस डेटाबेस में कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नो एसक्यूएल डेटाबेस। और जिस डेटाबेस में टेबल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एसक्यूएल डेटाबेस। दैट इज़ द सिंपलेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन। ठीक होगी बात? तो अब हम बेसिकली जाके मैनुअली एक नया डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फिर डेटाबेस के बाद उसमें कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट दिस थ्योरी विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ। ठीक है। तो वापस आए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं बिलफर्ज इफ़ आई वांट टू एक्चुअली क्रिएट अ डेटाबेस तो कहाँ पे जाएंगे?
इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो दिस इज़ समथिंग लाइक, सॉरी, हाँ ये हमारे सिस्टम की मेमोरी स्टोर करता है जब हम डिप्लॉय करेंगे। अच्छा वैसे एक और तरीका भी है, अभी हमें वैसे भी यहाँ पे नहीं मिल रहा कि हमने डेटाबेस कहाँ से क्रिएट करना है। सो देयर शुड बी अ वे लाइक क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग, शो डुप्लीकेट इन्फो, कंपस। सो ये जो है ना ये हमारे लोकल डेटाबेस को करेगा हिट। बट अगर हम चाहें तो हम इसको यानी अपना डेटाबेस लोकल होस्ट पे, यानी फॉर एग्जांपल हमारा कोई सेंसिटिव डेटा है एंड वी डोंट वांट टू स्टोर दैट डेटा इनटू द लोकल सिस्टम, तो व्हाट वी कैन डू इज़ के वी कैन यूज़ द सेम थिंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए क्या करते हैं यार, कर दे ऑप्शन, हाँ ये मैं सजे खबें ढूंढ रहा हूँ। सो जहाँ पे आपका लोकल होस्ट लिखा होगा आगे छोटा सा प्लस है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या बता रहा है, डेटाबेस का नाम दे। मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं ई कॉमर्स या स्टूडेंट या कोई भी एक डेटा सिंपल डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी कि ई कॉम कर देता हूँ। तो ई कॉम मेरे किसका डेटाबेस का नाम है। हर डेटाबेस का एक यूनिक नेम होता है और एक डेटाबेस में मल्टीपल कलेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि ई कॉमर्स डेटाबेस में अपने कस्टमर का डेटा स्टोर करना है, ऑर्डर्स का डेटा स्टोर करना है, प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर करना है, कैटेगरीज का डेटा स्टोर करना है, पेमेंट का डेटा स्टोर करना है। तो हर टाइप ऑफ डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। और कलेक्शन क्या होती है, बेसिकली ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपने ई कॉमर्स डेटाबेस नेम दिया तो डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन उस वक्त तक नहीं देगा। वो कह रहा है जी अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें कम से कम एक कलेक्शन तो लाजमी होगी। तो मैं इस कलेक्शन को क्या दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र्स, क्योंकि ई कॉमर्स में यूज़र्स भी होते हैं, जो भी साइन अप करते हैं या लॉगिन करते हैं वो यूज़र्स ही होते हैं। तो मैं यूज़र्स की कलेक्शन, जो ही मैंने यहाँ नाम दिया तो उसने क्या कर दिया, क्रिएट डेटाबेस का बटन जो है इनेबल कर दिया। वंस आई क्लिक ऑन दिस इट विल स्ट्रेट अवे क्रिएट एन अनदर ई कॉम डेटाबेस। और ई कॉम डेटाबेस को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो इसके अंदर यूज़र नाम की एक कलेक्शन है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ राइट साइड पे ये ई कॉम ओपन भी हो गया। ठीक, जो ही ये ई कॉम ओपन हुआ तो उसने कहा जी कि ई कॉम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कलेक्शन पड़ी हुई है विच इज़ विद द नेम यूज़र्स। तो आप चाहें तो मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पे आप जाएँ राइट साइड पे तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कलेक्शंस। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ दूसरी कलेक्शन बनाऊँ तो मैं क्या नाम दे दूँगा, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। और इसे भी कह दूँ तो यहाँ पे अब मेरी एक के बजाय दो कलेक्शंस हो गए। मैं इन दोनों को बंद करूँ तो यहाँ पे हूँ तो एक प्रोडक्ट्स आ गई और एक यूज़र्स आ गई है। तीसरी कलेक्शन, जो भी यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैं कहता हूँ जी ऑर्डर्स की कलेक्शन बना दे, तो ये ऑर्डर्स की कलेक्शन भी बना दे। तो आई डू हैव दीज 3 कलेक्शन। ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ऑर्डर की कलेक्शन के अंदर आ जाऊँगा, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट्स की कलेक्शन के अंदर आ जाऊँगा, और यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर आ जाऊँगा। नाउ इनसाइड एनी कलेक्शन आई नीड अ डॉक्यूमेंट, यानी रिकॉर्ड स्टोर होंगे किस फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट डेटा पे क्लिक करें और यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो अब आपको पता है डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जेसन लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसके व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इस व्यू में जाएँ ये ज़्यादा रीडेबल है, इस व्यू में जाएँ तो ये उसका ऑब्जेक्ट वाला व्यू है। आप इस व्यू में डेटा क्रिएट करें या इस व्यू में डेटा क्रिएट करें, अल्टीमेटली वो स्टोर जेसन लाइक ऑब्जेक्ट की तरह का होगा। सो ये व्यू इज़ कंपैरेटिवली सिंपल। हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक फील्ड खुद क्रिएट हो जाती है, वो आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक फील्ड होती है, क्योंकि हर कलेक्शन में हर डॉक्यूमेंट की एक ना एक फील्ड आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो एक छोटा सा प्लस का बटन दिखेगा, आपको कह रहा है ऐड फील्ड। जब आप ऐड फील्ड करेंगे आफ्टर आईडी तो यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ जी कि ये यूज़र है, तो मैं इसे कह देता हूँ जी कि यूज़र नेम, और यूज़र नेम में जो डेटा आएगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगी, अरे होगा, बाइनरी होगा, बुलियन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल SDRYASIR। वंस आई क्लिक ऑन दैट तो ये डेटा क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। लेकिन मुझे अभी इंसर्ट करने से पहले कुछ मज़ीद मल्टीपल डेटा आइटम्स करने हैं। तो मैं यूज़र नेम के बाद क्या स्टोर कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसको फुल नेम, और फुल नेम के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, तो ये भी किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग।
इसके बाद मुझे एक और फील्ड डालनी है, इसको मैं कह दूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल एज, एंड एज शुड बी लाइक 35, और यहाँ पे ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर, तो आप इसे क्या कह दें, इंट। इसके बाद यहाँ पे वापस आएँ और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे कहें जी ईमेल, तो ईमेल किस टाइप की होनी है, yasir@gmail.com वगैरह वगैरह। वंस यू फाइनलाइज ऑल द डेटा दैट यू इंसर्ट इन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाए। ये एक डॉक्यूमेंट है, किस कलेक्शन का डॉक्यूमेंट है, यूज़र्स की कलेक्शन का। अगर आप मल्टीपल दूसरा डेटा आइटम इंसर्ट करेंगे तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए दिया है। अल्टीमेटली हम डेटा यहाँ पे आके मैनुअली इंटर नहीं कर रहे होंगे, हम यहाँ वेब से यूज़र से डेटा लेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर जाके डेटाबेस में हमारे बिहाफ पे डेटाबेस भेजेगा, और फिर जो डेटा यहाँ स्टोर होगा हम यहाँ पे किसी गेट क्लिक पे यानी गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, या वैसे ही पेज रिफ़्रेश पे सर्वर पे जाएगा, सर्वर से सर्वर इस डेटाबेस यानी मोंगो को कॉल करेगा, मोंगो से डेटा लेके सर्वर पे आएगा, और सर्वर से हम वापस किधर भेजेंगे, अपने टेम्पलेट के अंदर भेजेंगे। दिस इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिकल फ्लो जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पे अपना डेटा मैनुअली खुद नहीं बनाएंगे, आपको सीखने की हद तक तो पता लग गया ना। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दैट ई-कॉम डेटाबेस। तो मैंने जब डिलीट के बटन पे क्लिक किया तो इट विल आस्क मी, क्योंकि ये सेंसिटिव ऑपरेशन है, तो ये कह रहा है जी कंफर्म करें कि आप वाकई डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो यू वांट टू डिलीट, तो मेरा डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो गया। अब आपने करना है इसको बंद, और दोबारा आपने मोंगोडीबी कंपास को नहीं देखना, क्योंकि ये सारा काम हम किसके थ्रू करेंगे, कोड के थ्रू, पाइथन के थ्रू करेंगे। सो वी डोंट हैव टू गो मैनुअली टू द डेटाबेस टू सी समथिंग। ये एक तरीका है। अब आपका सवाल हो सकता है जी कि लोकल सिस्टम में जो डाटा है वो मेरे सिस्टम से बाहर से तो एक्सेस नहीं हो सकता, तो आई वांट टू गिव एक्सेस टू द पब्लिक। यानी जैसे ई कॉमर्स है, मैं ई कॉमर्स को अब किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के अपनी वेबसाइट पे खोलूँ तो उनका डेटा और उनका सारा का सारा यूज़र मुझे सामने दिख रहा होता है, ठीक है। सो ये जो मोंगोडीबी है ना, ये आपको लोकली डेटा के साथ काम करने की फैसिलिटी देता है। आपने मोंगोडीबी डाउनलोड किया आपके लोकल सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए। जब आप रियल टाइम प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं तो आप मोंगोडीबी के बजाय यहाँ पे लिखते हैं मोंगोडीबी एटलस। क्या लिखते हैं, ये उसी मोंगोडीबी का क्लाउड वर्जन है। तो मोंगोडीबी एटलस फ्री है लिमिटेड हद तक। सो वी विल बी प्लेइंग अराउंड विद इट वंस वी मेक द बेसिक ऑपरेशंस। तो चूँकि हमने ऐप डिप्लॉय भी करनी है फ्लास्क की, तो जब ऐप डिप्लॉय करेंगे तो ये डेटाबेस भी हम कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, मोंगोडीबी एटलस पे। तो फिर कहीं से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटाबेस। तो आपने कल तक क्या करना है, सिंपली मोंगोडीबी एटलस में जाके साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप थ्रू गिटहब कर लें, साइन अप थ्रू गूगल कर लें, बट आपका एक अकाउंट होना चाहिए। तो मैं कल आपको कल या परसों बेसिकली जब हम इस ऐप को लाइव डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम जो डेटा कनेक्शन करेंगे वो किसके साथ करेंगे, मोंगोडीबी एटलस में। एटलस इज़ नथिंग, एग्जैक्टली सिमिलर तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन वो तरीका मोंगोडीबी वाला लोकल पे है और ये क्लाउड पे। क्लाउड का पता है ना क्या होता है। चले, सो नाउ हमने अभी वापस आना है पाइथन पे, और यहाँ से हमने क्या करना है कि मैंने यूज़र से, चूँकि मैं थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं थंडर क्लाइंट से इस API को हिट करूँगा। मेरा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, 5000 पे चल रहा है। सो मैं यहाँ पे करूँगा जी कि लोकल होस्ट 5000, और कौन सा एंड पॉइंट है जिसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, /students/new। तो यहाँ पे जाके आप क्या करें, students/new, और जब इस पे जाएंगे तो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेंगे, पोस्ट। और पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी में जेसन डेटा भेज सकते हैं, आपको पता है लास्ट टाइम हमने किया भी था। तो मैं जस्ट जल्दी से वापस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे नेम इज़ गोना बी समथिंग और वगैरह वगैरह, जितनी मर्ज़ी फील्ड भेजना चाहिए। तो मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए भेज रहा हूँ, तो मैंने हिट किया तो उसने मुझे रिस्पांस में क्या दिया, वही चीज़ जो मैंने इनपुट में यानी रिक्वेस्ट में भेजी। यहाँ पे जाके request.getJSON ने वो डेटा रिसीव किया, डेटा में जाके वेरिएबल में स्टोर किया, और इसी वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है, बल्कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, और जो डेटा रिक्वेस्ट में आएगा ये डेटा मुझे यहाँ से आगे किधर भेजना है, मोंगोडीबी के डेटाबेस में भेजना है। दैट्स द फ्लो, ठीक है। सो मोंगोडीबी डेटाबेस आपको पहले से पता चल चुका है क्या होता है। तो अब मोंगोडीबी डेटाबेस को फ्लास्क में कनेक्ट करने के लिए एक अगेन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसे हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ फ्लास्क बाय मोंगो। एक से ज़्यादा हैं,
तो फ्लास्क पाई मोंगो की लाइब्रेरी है जिसको हम इस्तेमाल करके मोंगो डीबी को कनेक्ट भी कर सकते हैं और मोंगो डीबी पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ सिंपली, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ऑब्वियसली पिप से या पाईपी से। तो मैं पहले फ्लास्क पाई मोंगो पे जाएं और फ्लास्क पाई मोंगो पे जाने के बाद दिस इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये दोनों दे रहे हैं, फ्लास्क पाई मोंगो मोंगो डीबी भी डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं और आपको फ्लास्क भी डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है। सो विच एवर फील्स लाइक ईजी फॉर यू, गो एंड ग्रैब दैट। सो हम दोनों डॉक्यूमेंटेशन को इन पैरेलल ओपन कर लेते हैं। तो वो कह रहा है जी कि मोंगो डीबी इज़ एन ओपन सोर्स डेटाबेस दैट स्टोर्स फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, विच कैन हैव एनी नंबर, नेम, हायरार्की, फील्ड्स, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसको आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे यूज़ करना है तो क्या करना है, फ्लास्क पाई मोंगो को इंस्टॉल करना है। जैसे हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं पाईपी से, तो मैंने पिप इंस्टॉल ये किया, यहाँ पे जाके इसको मैंने कंट्रोल-C किया जस्ट टू ब्रेक द प्रोसेस, और इसे मैंने यहाँ पे पिप इंस्टॉल फ्लास्क पाई मोंगो किया। जब तक ये इंस्टॉल होता हम वापस जाते हैं और अभी ये चीज़ हमने गालिबन पढ़ी हुई है कि हम जब भी पाइथन का स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, पढ़ी हुई है ना। तो इस एप्लीकेशन के लिए हमने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया तो ये वार्निंग उसी से रिलेटेड है, यू मे हैव इंस्टॉल्ड पाइथन पैकेजेस ऑन योर ग्लोबल एनवायरनमेंट विच कैन कॉज कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पैकेजेस एंड वर्जन्स, गॉट इट। सो कह रहे वुड यू लाइक टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट विद दीज पैकेजेस टू आइसोलेट द डिपेंडेंसीज। तो हम चाहें तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हम करना चाहिए, टेक्निकली करना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं किया। तो अभी के लिए वी आर सेफ, क्योंकि हमने कोई और वर्जन वगैरह के साथ वो नहीं खेलना। लेकिन टेक्निकली जब आप बनाएं तो कोशिश करें कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट कर लें। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, आपकी डिपेंडेंसीज़ को कन्फ्लिक्शन से बचाता है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना लेता है। खैर अभी हम करेंगे तो फिर हम एक नई बहस में उलझ जाएंगे, लिहाजा अभी हम जस्ट फोकस करते हैं उस काम पे जो वो कर रहे हैं। सो वंस दिस इज़ इंस्टॉल्ड, तो ये कह रहे हैं जी कि आपको फ्लास्क पाई मोंगो के अंदर से एक पाई मोंगो का मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मुझे ये इंपोर्ट करना है और जस्ट गो एंड राइट इट इन हेयर। और उसके बाद मुझे कह रहा है जी कि आपने, ये तो लाइन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, वो कह रहे हैं जी कि आपने सिंपली app.config, यानी जो फ्लास्क का ऐप का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इसकी कन्फिगरेशन में पाई मोंगो को जाके सेट कर दें। यानी इसको बता दें कि अब मैं किसके साथ काम करने लगा हूँ, पाई मोंगो के साथ काम करने लगा हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़, और ये काम किस काम के लिए ज़रूरी है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ इससे नीचे और मैं यहाँ पे जाके सिंपल ये काम कर देता हूँ, ऐप, यही वाला वेरिएबल जो उसने हमें दिया था, इसकी कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम दे दें, कोई भी कांस्टेंट नेम। मैंने मोंगो URI दे दिया, आप मोंगो DB URL दे दें, आप सिर्फ URL दे दें, आप ABC दे दें, कुछ भी दे दें। ये मोंगो ज़रूरी नहीं है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद राइट साइड पे वो URL देंगे जिस URL पे मोंगो DB चल रहा है। तो जो मैंने आपको अभी मोंगो DB दिखाया था ओपन करके, मोंगो DB कंपस, तो साथ में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि ये किस URL पे चल रहा है, वो URL आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से, किधर गया भाई कनेक्शन, शो कनेक्शन इन्फो पे जाएं तो मोंगो DB किधर चल रहा है, लोकल होस्ट 2707, और इससे भी हमने ज़्यादा डिटेल अच्छी देखी थी यहाँ पे, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस वन। तो हमारा मोंगो DB किस पे चल रहा है, इस पर्टिकुलर URL पे चल रहा है। सो मेक श्योर कॉपी दिस URL और जस्ट गो एंड राइट द मोंगो DB, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद स्लैश के बाद, चूँकि मैंने कहा जी कि हमने मोंगो DB कंपस के जाके अंदर मैनुअली डेटाबेस क्रिएट नहीं करना, जो करना है वो किसके साथ करना है, पाइथन स्क्रिप्ट के साथ करना है। तो डेटाबेस का जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दे दें। मिसाल के तौर पे मैं नाम रखना चाहता हूँ जी ecom, वही रखना चाहता हूँ। तो ecom के नाम का यहाँ पे अभी तक कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है, एडमन है, कन्फिग है, e-commerce है और लोकल है। तो जब मेरा ये स्क्रिप्ट चलेगा सक्सेसफुली बगैर एरर के, तो ये जाके किस नाम का डेटाबेस क्रिएट करेगा, ecom नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। सो वंस आई डू दिस, कंट्रोल S फॉर सेव एंड देन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन अगेन टू डू इट फर्दर। अब मुझे पाई मोंगो, यानी देखें ये मैंने कन्फिगरेशन सेट कर ली, अब मुझे बीच में इसको लिंक करना है ऐप को और पाई मोंगो के पैकेज या लाइब्रेरी को।
यानी ऐप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी पूरी की पूरी फ्लास्क की ऐप। तो पाईमोंगो क्या है बेसिकली, ये वो लाइब्रेरी है जो कि बतौर ब्रिज काम कर रही है मेरे बैकएंड सर्वर और मोंगो डीबी डेटाबेस के दरमियान में। इन दोनों को जो आपस में कम्युनिकेशन करवाएगी वो कौन करवाएगी, पाईमोंगो। तो जाहिर है वो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगी, जब आप ये दोनों आपस में क्या होंगी, लिंक होंगी। तो मैंने कहा जी पाईमोंगो के अंदर क्या कर दो, ये ऐप पास कर दो, और इस ऐप के अंदर मैंने ऑलरेडी कन्फिग्रेशन में डेटाबेस के क्रेडेंशियल सेट किए हैं। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। नंबर 1 पाईमोंगो इंस्टॉल करें, नंबर 2 ऐप में कन्फिग्रेशन सेट करें, और नंबर 3 कन्फिगर्ड ऐप जो है वो पाईमोंगो में पास कर दें और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दें। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यही वेरिएबल लेटर ऑन यूज़ होगा हर किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद डायग्राम में समझाऊँ आपको, तो इसको यूँ समझिएगा, जस्ट टू मेक इट अ बिट मोर ईजियर, कि अब मेरे पास 3 लेयर्स हो चुकी हैं। ये है मेरी क्लाइंट, ये है मेरा सर्वर, और ये है मेरा डेटाबेस या मोंगो डीबी। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा किससे, सर्वर के साथ। सर्वर किससे कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस यानी मोंगो डीबी के साथ। लेकिन किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी। यहाँ बीच में जो चीज़ लाई कर रही है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज द थर्ड पार्टी लाइब्रेरी विच वी यूज़ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज पाईमोंगो। गॉट इट। सो हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड पे, और बैकएंड रिक्वेस्ट किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, मोंगो डीबी के साथ। लेकिन मोंगो डीबी के साथ जो रिक्वेस्ट जाएगी वो भी किसके थ्रू होके जाएगी, पाईमोंगो, और जो वापस रिस्पॉन्स आएगा वो भी किसके थ्रू होके आएगा, पाईमोंगो। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन बैकएंड एंड अ मोंगो डीबी। और इसकी कन्फिग्रेशन कैसे होनी है, ये कैसे करनी है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट दैट्स यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ समथिंग। ये 2 लाइनें जो हैं ये बतौर ब्रिज रोल प्ले कर रही हैं। सो नाउ वी कैन यूज़ दिस डिटेल राइट इनसाइड द प्लेस वेयर वी वांट टू सेंड द डेटा टू द मोंगो डीबी। तो मोंगो डीबी में डेटा भेजने के लिए कहाँ से गुजरना पड़ता है, पहली बात तो यह है कि आपको कलेक्शन तक डेटाबेस तक पहुँचना पड़ता है। तो डेटाबेस तक तो यहाँ से पहुँच गए ना, तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट। गॉट इट। तो इसका मतलब है कि मेरी जितनी भी डेटाबेस की डिटेल है वो मुझे इधर मिलेगी। तो इस मोंगो के साथ मैं ये कहूँगा यार कि यहाँ पे लिखो मोंगो। मोंगो का मतलब है कि मोंगो का मतलब है कि मैं किससे बात करने लगा हूँ, डेटाबेस से बात करने लगा हूँ। लेकिन डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कलेक्शन। तो यहाँ पे मैं कलेक्शन का नाम दूंगा, और कलेक्शन का नाम देने के बाद फिर मैं उस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूँगा, या डॉक्यूमेंट डिलीट करूँगा, या डॉक्यूमेंट अपडेट करूँगा, या डॉक्यूमेंट गेट करूँगा। गॉट इट। तो इन सारे कामों के लिए पाईमोंगो आपको बिल्ट इन फंक्शंस देता है। मिसाल के तौर पे वही कहता है जी कि mongo.db.users.find। गॉट इट। मिसाल के तौर पे ये बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले तो मैं फाइंड वन के बजाय ना यहाँ पे क्रिएट वन या इंसर्ट डॉक्यूमेंट का एक रिकॉर्ड मुझे ढूंढना है, या बिल्ट इन फंक्शन ढूंढना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू दी फाइंड वन R404। जैसे ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, मोंगो डीप, ये जो आपका है पाईमोंगो, ये बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देता है। जैसे यहाँ पे दिया है ना इसने, फाइंड वन R404 बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन इसने दिया है जी कि फाइंड, ये डेटाबेस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स ढूंढ के लाता है। तो मुझे इस तरह का एक और चीज़ ढूंढनी है कि यहाँ पे होगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट, या इंसर्ट के नाम से कोई होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाकर ढूंढ लें INSERT इंसर्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। सो यानी जितने भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं उन सारों के लिए मोंगो डीबी का एक बिल्ट इन फंक्शन आपको मिलेगा, एक न एक बिल्ट इन फंक्शन मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें बता रहा है, कनेक्ट सारा कुछ ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। सो वी हैव टू स्ट्रेट अवे गो टू दैट पर्टिकुलर लाइन विच वी नीड एक्चुअली। सो ये कह रहा है हाउ टू स्टोर डेटा यूजिंग पाईमोंगो एंड फ्लास्क। तो स्टोर डेटा के लिए ये काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये है क्रिएट, तो ये कह रहा है ऐड कमेंट, और दिस इज़ वन आई वाज लुकिंग फॉर, इंसर्ट वन, ठीक है। इंसर्ट मैनी भी होता है अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एट वंस इंसर्ट करने हो। इंसर्ट वन का मतलब है कि आपने सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हो। तो मुझे क्या चाहिए, db.comment। तो बेसिकली
मैं यहाँ पे DB का क्या मतलब है, मोंगो कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस कनेक्शन के अंदर मुझे क्या चाहिए, इसका DB चाहिए। DB के अंदर क्या होता है, कलेक्शन। तो मेरी कौन सी कलेक्शन है जिसमें मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ यूज़र्स। और इस यूज़र्स के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट _1, और यहाँ पे जाके मुझे वो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है जिस डॉक्यूमेंट को। तो ये डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल पाइथन की डिक्शनरी की तरह दिखना चाहिए। गॉट इट। तो मुझे ये जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है ये उसी डिक्शनरी की फॉर्म में है ना, हमने देखा हुआ था। तो मैं इसको उठाता हूँ और इसको एज इट इज़ जाके यहाँ डाल देता हूँ। क्लियर। और मैं रिस्पॉन्स में सिंपली एक स्ट्रिंग भेज दूँ या यही डेटा भेज दूँ जो भी है। तो बुनियादी तौर पे अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोंगो कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये मोंगो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से गुजर के आएगा ना, तो ecom का डेटा बेस क्रिएट कर लेगा। उसके बाद उसके अंदर यानी DB क्रिएट हो गया, तो मैंने mongo.db एक्सेस किया, इसके अंदर यूज़र्स और इसके अंदर insert1। जस्ट मेक श्योर कि आपने स्पेलिंग्स करेक्ट लिखे हुए, insert_1 और that's it comment return this और this। अच्छा, अब जिस तरह हमने किया ना ये क्रिएट, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर इसमें कोई एरर आता है तो फिर हम उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पॉसिबल एरर। तो अब हम जो भी रिकॉर्ड फ्रंट एंड से सेंड करेंगे, वी आर होपिंग दैट इट शुड बी इनटू द सॉरी हाँ प्री डिफाइंड फंक्शन है। insert1 find1 ये जितने भी फंक्शन हैं उनकी लिस्ट में दिखाता हूँ आपको। ये जितने भी आप ये करेंगे ना कलेक्शन के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो कलेक्शन के जितने भी ऑपरेशंस हैं, क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, पैच करना, ये सारे के सारे प्री डिफाइंड हैं। ठीक है। सो लेट्स गो टू रन दिस। ये रन हो गया एंड अब मुझे यहाँ पे जाके यही डाटा देना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, नेम अली देना है फॉर एग्जांपल। एंड इफ आई हिट दैट, सो ये उसने क्रिएट कर लिया जी कि नेम अली और आईडी दिस इज़ व्हाट। अगर इसने ये आईडी क्रिएट करके लाई है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ समथिंग कि ये मुझे रिस्पांस कहाँ से मिला है, डेटाबेस से मिला है। क्योंकि ऑटो आईडी कौन इंसर्ट करता है, अभी MongoDB में जाके देखा ना कि जब भी कोई कलेक्शन क्रिएट होती है उसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है विच इज़ आईडी। ठीक है। सो अब मैं जाके यानी ये ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया, मैं यहाँ के वापस आके देखता हूँ तो ecom नाम का डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। अभी तक यहाँ मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है। तो नॉर्मली इट्स नॉर्मल बिहेवियर, या तो इसे रिफ्रेश कर लें या इसे क्लोज करके रीओपन कर लें, तो आपको जो भी अपडेटेड प्रोग्रेस हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी या दिखनी चाहिए। सो वंस आई गो टू दिस, लेट्स कनेक्ट दिस। तो अब मेरे पास यहाँ ecom का डेटा आ गया, डेटाबेस आ गया। इसके अंदर किस नाम की कलेक्शन होनी चाहिए, यूज़र्स नाम की कलेक्शन होनी चाहिए। नाउ मेक श्योर कि ये यूज़र नाम की कलेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन की थी, तो जो कलेक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे उस नाम की कलेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी फर्स्ट टाइम। और अगर इस नाम की कलेक्शन ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएटेड है तो दोबारा क्रिएट नहीं होगी, बल्कि उसी के अंदर डेटा को इंसर्ट करेगी, ये भेजेगी। ठीक। सो ये डेटाबेस में आ गया, और अगर आप इस डेटाबेस को ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई, और नेम किसने भेजा था, मैंने भेजा था फ्रॉम हेयर फ्रंट एंड नेम अली, एंड दैट इज़ द नेम अली। सो दिस इज़ हाउ हमने PyMongo विच इज़ द ब्रिज बिटवीन माई बैकएंड एंड द MongoDB डेटाबेस, दैट लाइब्रेरी हेल्प्ड अस। और ये जो फंक्शन दिए हैं ना, इंसर्ट मैनी, फाइंड वन, ये सारे कौन दे रहे हैं, PyMongo। क्योंकि वो जो ब्रिज है ना बेसिकली वही हमें अलाउ कर रहा है डाटा ले जाना और डाटा को वापस लाना। तो नाउ वी हैव सक्सेसफुली डन दिस जॉब। इट्स नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ वन सिंगल लाइन, लेकिन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज़ इंपॉर्टेंट कि वो फ्लो कैसे हो रहा है, डाटा किस शेप में स्टोर हो रहा है। तो अब मुझे ये एंड पॉइंट हमेशा क्या करेगा, यूज़र से नया रिकॉर्ड लेके सेव करेगा। मुझे एक नया एंड पॉइंट बनाना है जिस एंड पॉइंट पे, अच्छा ये जो स्टूडेंट्स है, अब ये स्टूडेंट नहीं होना चाहिए बल्कि ये क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि ये एंड पॉइंट किसके लिए, प्रोडक्ट्स है। लेकिन ये अंदर यूज़र्स, बाहर स्टूडेंट्स, और डेटाबेस में जाके ई-कॉमर्स, ये सारा कुछ हम मिक्सअप कर रहे हैं। बट इनफैक्ट राइट नाउ वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट लर्निंग हाउ टू परफॉर्म एन ऑपरेशन यूजिंग PyMongo into the database।
बट दैट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक, क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस करें तो कल हम बेसिकली इसको प्रॉपर सारा कुछ डिलीट करके विद अ फ्रेश API बनाएंगे, जिस यानी कोई एक प्रोजेक्ट लेंगे मीनिंगफुल और उस प्रोजेक्ट के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिर्फ पाई मोंगो, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट, क्योंकि देखें आप सबसे ये सारा कुछ करने के लिए यूज़ क्या कर रहे हैं, मोंगो। ये मोंगो किसका इंस्टेंस है, यानी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जो काम भी आप मोंगो से स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से आएगा, पाई मोंगो की क्लास। दैट्स द सिंपल कन्वेंशन, क्योंकि ये हमें पड़ा है कि हम जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी मेथड कॉल करते हैं वो मेथड किस क्लास से आता है। तो मोंगो डॉट DB किस क्लास में पड़ा होगा, पाई मोंगो में। डॉट एनी कलेक्शन विच इज़ पास्ड बाय द यूज़र किस क्लास में होगी, उसी क्लास के अंदर। डॉट एनी फंक्शन जो हम उस पर कॉल करेंगे, जैसे insert1 किया है तो insert1 किस में डिफाइन होना चाहिए, पाई मोंगो में होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम पाई मोंगो। दैट्स वाई मैंने कन्फ्यूजन से बचने के लिए, बचाने के लिए पहले ये आपको बता दिया भाई कि जितना काम भी होगा ना इन दोनों के दरमियान वो पाई मोंगो के थ्रू होगा। इवन जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो भी किससे होगा, पाई मोंगो से होगा। सो फ्लास्क पाई मोंगो इज़ द लाइब्रेरी दैट डज दिस जॉब मैजिकली फॉर अस। ठीक, सो राइट फ्रॉम टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ये काम करने के ज़्यादा अच्छे और ऑर्गेनाइज्ड तरीके भी हैं। यानी जब ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वी हैव टू काइंड ऑफ लाइक मल्टीपल वेज टू ऑर्गेनाइज दिस थिंग इन अ बेटर मीनिंगफुल अप्रोच। तो कल हम कोशिश करेंगे छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट डिफाइन करें और उसी प्रोजेक्ट पे ये सारे काम करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि व्हाट एक्चुअली आवर एंड गोल शुड बी। तो अब हम ये काम भी करेंगे कि हम डेटा मंगवा के सारा ई-कॉमर्स का डेटा यहाँ पे लिस्ट करेंगे। जैसे आपको दराज या टीमू या कोई भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप ऐड टू कार्ट करें बैकएंड पे, उसको मैनेज करें, फिर प्रोसेस टू चेकआउट करें, पूरी की पूरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं आप। ठीक है, सो हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट की तरफ नहीं जाएंगे, हम डेटा साइंस की इंक्लिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जाहिर है कॉन्सेप्ट सारे यही होते हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी किस्म की एप्लीकेशन बनाएं। सो यहाँ तक